वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आईएम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के आरएएस एग्ज़ाम के लिए इंडियन जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। ये एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पूरी एक बुक करवा दी जाएगी आपको, जिसके अंदर लगभग 1000 से 2000 प्रश्न के आसपास आपको कवर किए जाएंगे। तो इसके अंदर भूगोल से संबंधित सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर प्रश्न का लेवल अच्छा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। यह अमेरिका और एशिया को अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। चलिए इस पे कुछ चर्चा करते हैं छोटी सी। जैसे कि आपको पता है कि एक बेरिंग जलडमरू है जो एशिया को और अमेरिका को अलग करता है। यहाँ से जाता है ये बेरिंग जलडमरू, इधर अमेरिका आ गया और इधर एशिया आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिंग जलडमरू है। तो ये प्रशांत महासागर यहाँ पर ही है। यहाँ पे जापान आ गया, इधर ये सैन डिएगो वगैरह वो आ गए। तो ये प्रशांत महासागर अमेरिका और अफ्रीका को अलग करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही है। यह विश्व का सबसे गहरा महासागर है, मैरियाना ट्रेंच इसी के अंदर है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन इसमें सही है। फिर है टंगानिका झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। टंगानिका झील जो कि अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है, पूर्वी अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है। यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। टंगानिका झील के बारे में देखते हैं। तो ये ऐसा कुछ अफ्रीका महाद्वीप है। टंगानिका जो झील है वो इस इलाके में झील है, टंगानिका झील। ठीक है, तो यह एशिया की पूर्वी झील है क्योंकि पूर्वी भाग में है। ठीक है, और ये दूसरी बड़ी झील भी है क्योंकि पहली विक्टोरिया है जिसे स्वेज नहर निकलती है। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। ये लंबी इसलिए क्योंकि इस आकार में बनी हुई है, तो ये सबसे लंबी झील भी है। विश्व की सबसे लंबी झील है। तो यह कथन भी सही है और यह भी सही है। तो दोनों कथन इसमें सही है। फिर है उमगोट नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही कथन का चयन करें। इस नदी को दावकी नदी के रूप में भी जाना जाता है। यह नदी पूर्वी शिलोंग चोटी से निकलती है। एक नदी का नाम दिया है आपको, उमगोट नदी। इसके बारे में सही कथन पूछा है। तो यह नदी जो है दावकी नदी के रूप में भी जानी जाती है और यह पूर्वी मेघालय के पूर्वी शिलोंग चोटी से निकलती है। तो इसमें दोनों कथन इसमें सही है। उमगोट नदी जो है वो असम या अपन बोल सकते हैं ये पूर्वी भारत के अंदर निकलती है। फिर है भारत में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में, या धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, विंध्यन क्रम की चट्टानों में, या टर्सरी युग के चट्टानों में। तो भारत में जो लोहा है ये लोहा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसके बाद में है एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू अलग करता है वो कौन सा है। तो वह बेरिंग जलडमरू है जो मैंने अभी आपको बताया था। बेरिंग जलडमरू जो है यह, अगर ऐसे मैप बनाया जाए इसका, ये इस कदर अमेरिका आ गया, इधर ये कनाडा आ गया, ये दक्षिणी अमेरिका आ गया। यहाँ पर बेरिंग जलडमरू है और इधर की तरफ अपन शुरू करते हैं। तो ये इधर भारत, ये एशिया मान लीजिए इसको आप, ये एशिया है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है। तो ये बेरिंग जलडमरू है जो भारत को या एशिया को अमेरिका से यानी दक्षिणी उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। इसके बाद में कुछ रेखाएं दी गई है। मैग्नीकाट रेखा भारत, फ्रांस और जर्मनी। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। डरून रेखा भारत और अफगानिस्तान। हेंडर्सबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी। तो बताइए इनमें, ये तो आपको सबको पता है, ये भी सही है, ये भी सही है। मैग्नीकाट रेखा भारत और इसके उत्तर देख लेते हैं किस हिसाब से। अच्छा, इसके हिसाब से इसको वो करना है,
इसका मिलान करना है, सॉरी। मैग्नीकार्ट रेखा और हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जो थी वो जर्मनी के अंदर है, ये कन्फर्म है, जर्मनी इसमें भी है, जर्मनी इसमें भी है, ठीक है। मैग्नीकार्ट फंसने के बाद में काट दिया जाता है, फंसने के बाद में काट दिया जाता है, तो मैग्नीकार्ट फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, और हिंडनबर्ग रेखा जो है वो बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है, बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है। मैग्नीकार्ट फ्रांस, फंसे हुए को मैगी खिलाओ या फंसे हुए को काट दो, मैग्नीकार्ट फ्रांस और जर्मनी। रेड क्लिफ, रेड मतलब क्या होता है, लाल, तो लाल खून सबसे ज़्यादा कहाँ बहता है, भारत और पाकिस्तान में। इस हिसाब से इसका सभी कथन इसके ये सभी मिलान में ही है। फिर है किस निम्नलिखित में से किस सिंधु पंख का जमाव हिंद महासागर में अत्यधिक है, ये पंख पूछा है। तो ये पंख का आपको बताता हूँ मैं, ये पंख होता क्या है। पंख दो प्रकार के होते हैं, एक पंख होता है जो मिट्टियों के अंदर दरार पड़ने पर आते हैं, जो समकोण की स्थिति में हो जाते हैं और काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उनको भी पंख बोला जाता है। किस सिंधु पंख का जमाव हिंद महासागर में अत्यधिक है, तो ग्लोबिजेरिना नाम का एक पंख है जो हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा है। ग्लोबिजेरिना उज का निर्माण मुख्य रूप से चूना प्रधान जीवों के कोश से होता है, इसका रंग दूध या सफ़ेद होता है। हिंद महासागर में ग्लोबिजेरिना लाल मृत्तिका सबसे अधिक पाई जाती है, डाइटम दक्षिणी भाग में मिलता है। ये जो डाइटम लिख रखा है ये हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में मिलेगा, मतलब ये श्रीलंका से भी नीचे मिलेगा। इसके बाद में है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ये कुछ गर्म और ठंडी धाराएं दी गई है। ब्राज़ील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्राज़ील कहाँ पर है, ये ऐसे अगर अपन नक्शा बना लेते हैं इसका, तो ब्राज़ील इस इलाके के अंदर है जिसके अंदर अमेजन नदी निकलती है, ठीक है। तो ब्राज़ील धारा ये यहाँ पर होगी क्योंकि ब्राज़ील यहाँ पर है और अटलांटिक यहाँ पर है, ठीक है। तो दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, तो दक्षिणी के अंदर होगी, तो यह कथन बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट धारा, दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर। हम्बोल्ट धारा जो है वो इस कदर से होके आती है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम इधर से होके ऐसे जाती है, और ये गर्म जलधारा है, ये ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम ये भी सही है, ये भी सही है। अगुलहास धारा प्रशांत महासागर में नहीं, अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर में है, जो कि हिंद महासागर में ये ऐसे है, ये अफ्रीका है, ये अगुलहास जलधारा ऐसे आती है, ये इधर आके भारत आ जाता है, तो ये हिंद महासागर में चलने वाली धारा है, ये अगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है। फिर है अरेट नुकीले प्रकट होते हैं, पवन अपरदित भूदृश्य में, पवन निक्षेपित भूदृश्य में, नदी निक्षेपित भूदृश्य में, हिमानी अपरदित भूदृश्य में। नुकीले अरेट और नुकीले प्रकट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ अरेट क्या होता है। जैसे कि अगर पहाड़ है, ये इन्हीं पहाड़ों के अंदर अगर बर्फ घिस के नीचे आ जाती है, तो ये जो आपस में जो कटे हुए भाग हैं, या इसको कटक बोलते हैं, यानी किसी पर्वत के कटकों को दोनों को अपर्दन होने लग जाता है, इस ओर भी अपर्दन, इस ओर भी, तो ये सिरा नीचे आ जाता है, तो इसके जमने पे, नीचे जमने पे जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे बोलते हैं अरेट, ठीक है। वो होता है बर्फ के अपर्दित होने से। जब हिमानी द्वारा किसी पर्वतीय कटक के दोनों ओर अपर्दन होता है तो एक कंगी नुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे अरेट कहा जाता है। ये मैंने बोला है ना, कंगी नुमा, इस हिसाब से। फिर है गाजा पट्टी एक समुद्र तटीय राजनीतिक इकाई है जो कहाँ पर है। गाजा पट्टी मर्द सागर के किनारे है, जो कि अब पीछे एक मस्जिद के लिए लड़ाई होती है, वो उसको बोलते, उस मस्जिद का नाम है गाजा, गाजा शहर में वो मस्जिद है। तो यह मर्द सागर के किनारे है जो कि इजराइल के जॉर्डन के पास स्थित है। कौन सा देश तीन वृहत जलवायु प्रदेशों में फैला हुआ है। वृहत जलवायु मतलब जहाँ पर मरुस्थल भी है, कोई तीन प्रकार की जलवायु है, तो इसमें देखेंगे मिस्र, कनाडा, इंडोनेशिया। तो अगर आप इसमें देखते हैं
चिली की राजधानी है सेंटियागो, मिस्र की है काहिरा, कनाडा की है ओटावा, इंडोनेशिया की है जकार्ता। अभी 16वां शीर्ष को बनाया गया है। 3 वृहद जलवायु प्रदेशों में शामिल है चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो, जो कि ये दक्षिणी अमेरिका है, और इस इलाके में चिली है, जिसमें उत्तरी चिली के अंदर मरुस्थलीय जलवायु है, जिसमें अटाकामा का मरुस्थल आ जाता है। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु है, जहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा होती है। दक्षिणी चिली में है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। इसके बाद में है कौन सा सही मेल है? मैग्नीज चियातुरा, सोना किडवांगरोंग, कच्चा लोहा निकोपोल, टिन किरुना। तो इसमें सही मेल जो है वो मैग्नीज का है, चियातुरा। सबसे ज़्यादा उत्पादन के अंदर चियातुरा भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो चियातुरा है ये जॉर्जिया में स्थित है, जो कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सेल श्रेणी कुडप्पा सेल समूह में संबंधित है? तो कुडप्पा सेल समूह में संबंधित जो है वो है पापागानी। ये नन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। इसके बाद में अम्लीय आग्नेय सेलों में प्रतिशत अधिक होता है। तो अम्लीय आग्नेय जो सेलें होती है उसके अंदर सिलिका का अनुपात सबसे ज़्यादा होता है। अम्लीय आग्नेय सेलों में प्रतिशत पूछा इसने, जो कि इसके अंदर 2.4 से 2.7 इसका घनत्व होता है। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। बेसिक आग्नेय चट्टानों में यह 45 से 60% ही रहता है। फिर है पेडिमेंट का निर्माण किससे संबंधित है? पेडिमेंट का जो निर्माण है वो नदी क्रिया से संबंधित है। जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं उनमें जल की अपर्दन की क्रिया से पेडिमेंट का निर्माण होता है, जैसे पिंडमाट का पठार। कहाँ पर रोम सागरीय जलवायु पाई जाती है? रोम सागरीय जलवायु जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाती है, जो कि बोलीविया देश है। सॉरी, कहाँ पर रोम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो कैलिफोर्निया, साइप्रस और अल्जीरिया। अगर आप कोई चीज़ देखते हैं अल्जीरिया और साइप्रस ये दोनों भूमध्य सागर के आसपास फैले हुए हैं, ठीक है। और कैलिफोर्निया इसी इलाके के अंदर आगे जाके देखते हैं तो यह दक्षिणी अमेरिका की कैलिफोर्निया सिटी है, उसके समानांतर होता है। तो यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर भी पाई जाती है, यहाँ पर भी। जबकि बोलीविया है, इसमें बोलीविया ऊपर की साइड आ जाता है, तो यहाँ पर यह नहीं पाई जाती है। रोम सागरीय जलवायु दोनों गोलार्धों में 30 से 45 अक्षांश के बीच में पाई जाती है, जो महाद्वीपों के पश्चिमी तट तथा भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है। इस जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसके बाद में है कुछ मिट्टियाँ दी हुई है, जैसे चरनोजम मिट्टी, लिटोसोल, पोडजोल और टेरासोआ। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। चरनोजम मिट्टी जो है वो झूमिंग कृषि के लिए फेमस है। लिटोसोल जो है वो अनाज के लिए फेमस है। पोडजोल जो शंकुआकार है। टेरारोसा जो है वो कॉफ़ी के बागान के लिए है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। चरनोजम जो है वो जूमिंग के लिए है। लिटोसोल जो है वो अनाज के लिए, अनाज लेट के खाया जाता है, ऐसे ट्रिक है। पोडजोल जो है वो शंकुआकार वृक्ष है, जैसे कि ऐसे ऐसे वृक्ष बनते हैं, इसके लिए शंकुआकार के लिए पोडजोल है। टेरारोसा जो है वो कॉफ़ी के बागानों के लिए है। टेरारोसा टी न मिले पे आदमी रुस जाता है, तो टी रूसा कॉफ़ी के बागानों के लिए। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइसोडोपेन का शब्द का प्रयोग औद्योगिकीकरण स्थानीयकरण में किया जाता है। अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत में आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया है। न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान से दूर जाने पर परिवहन में समान वर्दी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोडोपेन कहलाती है। मतलब न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान
से दूर जाने पर परिवहन में समान वृद्धि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोडोपेन कहलाती है। एंडीज पर्वतमाला किसका उदाहरण है? एंडीज पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह एक नवीन पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण टर्सरी काल में हुआ है। और भारत में हिमालय की पर्वत श्रेणी जो नवीन है, जो जिसका विकास जो है वो अभी भी हो रहा है। विश्व में कोको का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। कोको सबसे ज़्यादा गिनी तट पर होता है। गिनी जो है वो दक्षिणी अमेरिका के स्थान में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। गिनी तटीय देश आइवरी कोस्ट व घाना के महत्वपूर्ण माफ ये अफ्रीका के अंदर स्थित है। गिनी तटीय देश और आइवरी कोस्ट, घाना विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोको उत्पादक देश है। भारत में कोयला उत्पादन करने वाली भूमिकीय समूह है, तो कोयला सबसे ज्यादा गोडवाड़ में होता है। धारवाड़ की चट्टानें हैं वो कार्बेनिफेरस काल में निर्मित गोडवाड़ संरचना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत का लगभग 96% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। कोशी के विषय में एक सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। इसी वजह से नेपाल के अंदर इससे काफ़ी भारी मात्रा में बाढ़ आती है। इसकी ये मुख्य धारा अरुण नदी है जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। बिल्कुल सत्य है। यह नेपाल की सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। कोसी नदी गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख नदी है। तो बाएं तरफ से यह भी सही है, यह भी सही है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों काली गंगा नहीं कहा जाए, काली गंगा शारदा को कहा जाता है। शारदा नदी को भारत नेपाल की सीमा पर काली गंगा कहा जाता है। इसके बाद में है जल शक्ति संयंत्र व उसकी जल शक्ति संयंत्र व उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। तो इसको पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। कुडाल जो है वो तमिलनाडु में है, रंगीत जो है वो सिक्किम के अंदर है, सिलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जबकि रिहंद जो है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बार और पढ़िए इनको। कुराहड है तमिलनाडु में है, रंगीत जो है वो सिक्किम में है, सिलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। किलाउआ ज्वालामुखी स्थित है। किलाउआ जो है वो अमेरिका के दक्षिणी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो हवाई द्वीप में स्थित है। एक ज्वालामुखी है। किलाउआ के पश्चिम और उत्तरी ढलान के पास ज्वालामुखी मौना लोआ के साथ मिले होते हैं। किलालुआ को माउंट किलालुआ भी कहा जाता है, जिसका हवाई द्वीप में अर्थ है अधिक फैलने वाला। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है चक्रवात व संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। टाइफून जो है वो चीन सागर व प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही है। हरिकेन अटलांटिक महासागर। टाइफून चीन में नहीं है, चीन व प्रशांत महासागर में नहीं आता, ये गलत है। हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागर, ये भी गलत है। विली विली जापान में, विली विली जापान में नहीं होता, गलत है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में होता है। टाइफून चीन में आता है, बिल्कुल सही है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में आता है, बिल्कुल सही है। विली विली जापान में नहीं आता, विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है। और उष्णकटिबंधीय दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर व हिंद महासागर, उष्णकटिबंधीय प्रदेश भी भारत ही है, तो इसी इलाके में आएगा। तो ये कथन भी सही है। इसमें विली विली वाला गलत है। इसने पूछा भी, इसमें गलत है, गलत कथन पूछा था इसमें। भारत के प्रमुख जलवायु व संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताना है। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, पढ़िए इसको सही से।
इसमें लिखा है दोषी हिल अरुणाचल प्रदेश, दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र, दिनोदर हिल्स गुजरात, बेरन द्वीप अंडमान निकोबार। इसमें सबसे पहले आप जो आपको आता है उसको सही करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अपने को पता है दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में है, सही है। बेरन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी भी है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी बिल्कुल सही है। फिर बच गए दिनोदर हिल्स और दोषी हिल्स। अपने को पता है कि धनोदर हिल्स जो है पहाड़ियाँ जो है जो सॉरी ये जो अरावली पर्वतमाला निकलती है इसके पूर्वी साइड के अंदर धनोदर हिल्स है जो कि गुजरात में अवस्थित है। तो दोषी हिल्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, दोषी हिल्स जो है वो हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को हबसी और बादशाह के नाम से जाना जाता है? हबसी और बादशाह। गोंड, संथाल, थारू, सिद्धि। सिद्धि जनजाति को हबसी और बादशाह के नाम से जाना जाता है। इस जाति के लोग इंडो अफ्रीकी आदिवासी समुदाय से संबंधित होते हैं। इन्हें हबसी और बादशाह नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक में पाए जाते हैं। इस जनजाति के लोग ज़्यादातर रोमन कैथोलिक होते हैं, परंतु कुछ हिंदू और इस्लाम धर्म का भी पालन करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टी के संबंध में सही नहीं है? ये आर्द्र अनियमित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं। ये बहुत ही अवक्षालित मिट्टियाँ हैं। ये इनकी उर्वरता कम होती है। इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सही नहीं है, अनियमित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, सही है। यह अवक्षालित मिट्टियाँ हैं, मतलब जिनका जल्दी से क्षरण नहीं होता है, इनकी उर्वरता कम होती है। यह महाराष्ट्र और उड़ीसा वाले महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। लेटेराइट मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में विकसित है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। यह मिट्टियाँ सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा आदि के शिखरों पर पाई जाती है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन दरिवन नहीं पाए जाते? तो कोणधारी वन नहीं पाए जाते, तो ये अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। कोणधारी वन उत्तरी ध्रुव के चारों ओर 50 डिग्री और 70 डिग्री अक्षांश पर मिलते हैं। अमेजन बेसिन के आसपास का क्षेत्र है जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहारपन पाए जाते हैं। इसके जंगलों को शैलवास कहा जाता है और इसमें चीड़, देवदार और फर साइप्रस पाए जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चलता है? यूरोप का पूछा है। तो यह पेरिस से वारसा तक चलता है, वारसा जो कि पोलैंड की राजधानी है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस से कंस्टंतुनिया तक चलता है। बीजिंग कैंटन रेल मार्ग तक चलता है। और वालपरेजो ब्यूनस आयरेस जो कि अर्जेंटीना में चलता है, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। इसके बाद में आपको मैं कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसके अंदर पहला प्रश्न ये है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम कोलकाता शहर जो है वह स्थित है। आप इसमें आंसर को देख के नहीं, अपना खुद का
एनालिसिस करें कि यह कितने % तक आप सही कर पाते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? इम्फाल, अगरतला, आइजोल, रायपुर। इसका राइट आंसर होगा आइजोल। भारत का विस्तार बताना है, अक्षांशीय और देशांतरीय। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट 28 दक्षिण। जहाँ पर भी आपको इसके अंदर समान चीज़ न मिले, जैसे इसमें उत्तर लिख रखा है और इसमें दक्षिण, तो यह ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। इसमें उत्तर है, इसमें दक्षिण है, फिर गलत हो जाएगा। इसमें उत्तर है तो यह ऑब्वियसली सही हो जाएगा। यह प्रश्न बिल्कुल सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसमें 37 डिग्री 17 मिनट और 28 डिग्री 28, क्योंकि इसने उल्टा दे रखा है। इसमें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 17 मिनट तक होगा, तो यह प्रश्न इसमें गलत है। ये ऑप्शन गलत है, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। फिर है भारत अवस्थित है, इसमें बताना है आपको अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, उत्तर दक्षिण कर दिया। इसमें भी ये भी गलत हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से उत्तर, ये भी गलत हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश सही है। देशांतरीय विशाल 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, यह कथन बिल्कुल सही है। इसका आंसर यही होगा, क्योंकि इसमें दक्षिण दे रखा, जबकि दक्षिण नहीं है, इसमें दक्षिण उत्तर है और इसमें उत्तर दक्षिण है, तो राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये भारत के अक्षांश से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। कौन सा सही नहीं है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से दक्षिण, उत्तर से उत्तर है, बिल्कुल सही है। क्या सही है ये? चलो आगे देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3,28,000 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। भारत का रेखांशीय विस्तार मतलब अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक सही है, बिल्कुल सही है। ये प्रश्न बिल्कुल सही है। राज्य में 28, राजस्थान में 28, इसने सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसने 16 जोड़ा सही नहीं पूछा है। तो राजस्थान में भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं 28 है। ऊपर वाले तीनों सही है। कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, इन सभी से, तो सभी से गुजरती है। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये 23 डिग्री 30 जो कि अक्षांश कर्क रेखा है, जो भारत को 2 समान भागों में काटती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऐसे कर्क रेखा बना लो, ये भारत को बना लो ऐसे करके, और इसमें उत्तर देख लो। झारखंड नीचे है, त्रिपुरा इधर है बराबर में यहाँ पे, और मणिपुर इधर है, मिजोरम इधर है। तो इसका उत्तर मणिपुर होगा, क्योंकि मणिपुर ऊपर है। मणिपुर की राजधानी आइजोल है। निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। पास में कौन सा है? तो पास में गुजरात का गांधीनगर है। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो ये है 37 डिग्री 82.5 डिग्री। ये कथन बिल्कुल सही है, 82.5 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म को 10 डिग्री यानी 10 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, या 10 डिग्री चैनल बोलते हैं उसको? तो ये करता किसको है? ये अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। इसके बारे में छोटी सी एक बना के दिखाता हूँ मैं आपको, जो कुछ इस कदर है। इसके अंदर यहाँ पे होता है उत्तरी अंडमान, ठीक है, और उत्तरी अंडमान के अंदर है क्या आता है? कोको चैनल आता है, कोको चैनल।
कोको चैनल के बाद में आता है सैडल पीक। सैडल पीक। सैडल पीक के बाद में आता है इंटरव्यू द्वीप। इंटरव्यू द्वीप। और इंटरव्यू द्वीप के बाद में आता है मध्य अंडमान। कौन सा आता है? मध्य अंडमान। मतलब कोको, सैडल और इंटरव्यू, इसको बोलते हैं आप इंटरव्यू देने के लिए कोका पिया वो डल झील के पास, तो उत्तरी अंडमान आ जाएगा। मध्य अंडमान आ गया। मध्य अंडमान के बाद के अंदर मध्य अंडमान में क्या है? तारागुल्ली नाम से एक जगह है, तारागुल्ली, ठीक है। इसके बाद में आता है मध्य अंडमान के अंदर एक रहता है लिटिल अंडमान, ठीक है। और उसके बाद में नीचे आता है अंडमान, फिर आता है ग्रेट अंडमान। इन दोनों को अलग करता है 10 डिग्री, ठीक है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो भी ग्रेट निकोबार के अंदर ही है। 10 डिग्री चैनल पृथक किसको करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप को करता है। सी आंसर इसका, बी आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो यह अंडमान और निकोबार को पृथक किया जाता है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और अक्षांश रेखा का मिलन बिंदु है, तो ये मध्य प्रदेश में होता है, क्योंकि एक ऊपर से आती है और एक कर्क रेखा इधर से गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी जाती है। और ये 82.5 डिग्री रेखा है, ये यहाँ से भी आती है, जो इलाहाबाद के नैनी गांव से निकलती है। भारतीय मानक समय रेखा जो निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है? ये इलाहाबाद के नैनी गांव से आती है, जो मैंने आपको बता दिया है। भारतीय मानक रेखा की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो यह इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक याम्योत्तर के सबसे नजदीक है? तो ये मिर्जापुर होगा। इसका आंसर मिर्जापुर होगा। भारतीय मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरती है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश पढ़ लिया इसको, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है वो अवस्थित है, यह कवारती और मिनिकोय के बीच में स्थित है। यह कवारती और मिनिकोय के बीच में स्थित है, जो कि इस इलाके में स्थित है। 10 डिग्री इधर आ जाएगा, 9 डिग्री इधर आ जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन सा बनाता है? मालदीव के साथ में तो मालदीव के साथ बनाता है 8 डिग्री चैनल। पटना का स्थानीय समय है वही है जो भारतीय मानक समय है, क्योंकि पास में सी होती है। जीएमटी रेखा में और ग्रीनविच टाइम में 5.5 घंटे का अंतर होता है, ये सभी को पता है। भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो मैंने बताया ग्रेट निकोबार के अंदर है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस जगह में या किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु स्थित है, सुदूर पश्चिम बिंदु, तो यह गुजरात के अंदर है 68 डिग्री 7 मिनट पे, जो कि पूर्वी होगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये सभी को पता है, इसमें 2 घंटे का अनुपात होगा। भारत ने नई सह्याद्री के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई है? तो 82.5 डिग्री या 2 डिग्री 30 मिनट गलत है, 92 डिग्री 30 मिनट गलत है, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व ये बिल्कुल सही है।
क्योंकि भारत ने नई सह्याद्री सूर्योदय की पहली किरणें में से किस दिशांतर पर देखी है, तो ये 92 डिग्री 30 मिनट पर देखी है, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में आती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। सिक्किम अक्षांश हमेशा सीधा गुजरता है, सांस हमेशा सीधे चलते हैं, तो अक्षांश यहाँ तक मान लो सिक्किम है, तो यह कौन से एक जिले से भी होकर गुजरेगा, तो सिक्किम है, तो ये कि पहले तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम कौन से अक्षांश पर है, ठीक है। तो ये सिक्किम जो है हिमाचल प्रदेश से नहीं, जम्मू कश्मीर तो ऊपर आ गया, पंजाब भी इस साइड में आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश इस साइड में आ जाएगा, जम्मू कश्मीर यहाँ पे, पंजाब यहाँ पे, हिमाचल यहाँ पे, पंजाब और हिमाचल एक बराबर में, और जम्मू कश्मीर ऊपर तो है राजस्थान से होकर गुजरेगा। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ग्रीनविच रेखा कौन सा भारत का कौन सा ग्रीनविच है, तो यह उज्जैन है। भारत का लगभग 4 नगर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। लुधियाना, जयपुर, इंदौर, शोलापुर, तो इनको सही कालानुक्रम में चलाना है, तो इसका होगा लुधियाना, जयपुर, इंदौर और शोलापुर। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर में गुजरती है, जो जोधपुर में गुजरती है, धौलपुर में गुजरती है, नागौर में गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में गुजरती है। पूर्वी देशांतर रेखा पूछा, न कि अक्षांश रेखा पूछा, क्योंकि देशांतर रेखा ऐसे गुजरती है, अक्षांश ऐसे गुजरते हैं। इस समय इस प्रश्न को पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए।